A very good evening, everyone. Today we are going to discuss the conceptual framework related with a very important topic, and that is inflation accounting. Theoretical concept हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया था लास्ट क्लास में कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती क्या है और क्या क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्यों आया इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. बेसिकली आज हम थोड़े कंसेप्चुअली उसकी बात करेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बेसिकली में क्या होता है. ठीक है, कंसेप्ट हम उसका समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आप लोग के सामने मैंने एक नॉर्मल बेसिक जो होता है इनकम स्टेटमेंट जो होता है और एक मैंने बैलेंस शीट आपके सामने बना करके रखी है. इसको बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है ताकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपका कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग लाई क्यों गई. ठीक, थोड़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था. बेसिकली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब होता है इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन होता है, जब महंगाई बढ़ती है, जब प्राइसेस में चेंज होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग में कैसे होता है या उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसी के बारे में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बेसिकली डिस्कस करता है. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को हम लोग एक और टर्म दे सकते हैं और वो टर्म है आपका चेंजेस इन प्राइस लेवल. प्राइस लेवल में अगर चेंज होता है या तो वो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है, या तो इन्फ्लेट होगा या तो वो डिफ्लेट होगा. तो हम लोग यहां पे दोनों की बात करेंगे. यानी कि हमने लिखा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बट इट कैन ऑल्सो टर्म्ड एज डिफ्लेशन अकाउंटिंग, या फिर हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि चेंजेस इन प्राइस लेवल. अगर प्राइस लेवल में किसी भी तरह का चेंज होगा तो उसको हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, उसकी किस तरीके से हमको अकाउंटिंग करनी होगी, इसी के बारे में हम लोग को बेसिकली करना है. ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद द टॉपिक. सो बेसिकली हम लोगों ने एक नॉर्मल आपको एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिया है और एक मैंने क्या आपको बना दिया है बैलेंस शीट. ये नॉर्मल छोटा सा एक फॉर्मेट है जो कि आप लोगों ने काफी साल से इसके बारे में जानते होंगे. एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि अब तक आप लोगों ने जितनी भी अकाउंटिंग की होगी, चाहे वो आपने ट्रेडिंग पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, चाहे बैलेंस शीट बनाई होगी, किसी भी फॉर्म में बनाई होगी, अब तक हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करते थे वो होती थी हिस्टोरिकल बेसिस पे. किस बेसिस पे? हिस्टोरिकल बेसिस पे. अब सर ये हिस्टोरिकल बेसिस क्या होता है? हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब होता है कि जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन हुआ, जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन हुआ हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे लैंड, प्लान, बिल्डिंग, मशीन को हम कई साल पहले के कॉस्ट पे दिखाते हैं, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट का सीधा सा मतलब होता है जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन हुआ. तो लैंड, प्लान, बिल्डिंग, मशीन अगर मैंने 10 साल पहले खरीदी तो उस कॉस्ट पे हम उसको दिखा रहे हैं, और मैंने कोई स्टॉक खरीदा तो वो भी परचेज है, उसको भी अगर हम रिकॉर्ड करें तो वो भी एक तरह से हमने क्या उसको दिखा रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. यानी कि जिस कॉस्ट पे मैंने उसको एक्वायर किया था उसी कॉस्ट पे मैं उसको दिखा रहा हूं. सेल के कंडीशन में भी सेम होता है कि जिस वैल्यू पे मैं उसको सेल कर रहा हूं उसी वैल्यू पे उसको दिखा रहा हूं. इट मींस कि वी आर शोइंग द वैल्यूज एट देयर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह सकते हैं, एट देयर ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि हम उसको किस पे दिखा रहे हैं, जिस वैल्यू या जिस कॉस्ट पे हमने उसके साथ ट्रांजैक्शन किया होगा. ठीक, तो ये एक मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई और एक बैलेंस शीट बनाई. ये स्टेटमेंट भी आपको हिस्टोरिकल बेसिस पे दिखता होगा और ये जो आपको बैलेंस शीट दिखती है वो भी किस पे दिखती होगी? हिस्टोरिकल बेसिस पे. अच्छा, अब सर ये बताइए कि आप इनकम स्टेटमेंट जो हम हिस्टोरिकल बेसिस पे दिखाते हैं उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इनकम स्टेटमेंट और या फिर बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड विद द मोटिव ऑफ शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू पिक्चर दिखाए या फेयर पिक्चर दिखाए, इसलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं. टू नो दी फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, कि कितना वो फाइनेंशियली साउंड है, इसलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इनकम स्टेटमेंट हमें दिख रही है, क्या वाकई में ये मुझे नेट प्रॉफिट ट्रू पिक्चर देती है? क्या ये नेट प्रॉफिट मिसलीडिंग हो सकती है?
क्या ये बैलेंस शीट जो आपको दिख रही है, क्या ये बैलेंस शीट आपको मिसलीडिंग हो सकती है? सर अब तक तो हम लोग यही पढ़े कि मिसलीडिंग हो ही नहीं सकती, और अगर मिसलीडिंग होती है तो हम उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। यही तो पढ़े हैं कि इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब कि ये जो पिक्चर हमको सिनेरियो दिख रहा है, वो पिक्चर, ये जो नेट प्रॉफिट हमको दिख रहा है, ये ट्रू एंड फेयर है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी इसका रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग नहीं है। अब तक आप लोगों ने यही पढ़ा है। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं एक आपसे बात बोलूं कि यस देयर इज अ चांस, यस देयर माइट बी अ चांस कि ये जो हमको पिक्चर दिख रही है मिसलीडिंग हो जाए। सर क्या बोले, एक बार और बताइए। मैंने कहा कि इनकम स्टेटमेंट जो आपको दिख रही है, देयर माइट बी द चांसेस, यहां पे माइट बी कुछ ना कुछ चांस ऐसा हो सकता है कि यहां पे ये जो आपको आंसर दिख रहा हो वो मिसलीडिंग हो या गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत हो, ये मिसलीडिंग हो सकता है। ये जो बैलेंस शीट का टोटल आपको दिख रहा है, ये भी आपको एक्यूरेसी नहीं दिखा सकता या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकता। हो सकता है इसका इफेक्ट क्या हो, मिसलीडिंग हो। सर कैसे होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको बैलेंस दिख रहा है या ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है, ये मिसलीडिंग हो सकता है। और आप कह रहे हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पिक्चर हमको किस पे दिख रही है, हिस्टोरिकल बेसिस पे दिख रही है। किस पे दिख रही है? हिस्टोरिकल बेसिस पे दिख रही है। इट मींस कि इसने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को कंसीडर नहीं किया। ये सारी पिक्चर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिख रही है, इसका मतलब कि इसने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को कंसीडर नहीं किया और इसलिए मिसलीडिंग हो सकती है। और अब मैं सीधे आता हूं टॉपिक पे। सर कैसे मिसलीडिंग हो सकती है, जल्दी से बताइए। ये जो रेवेन्यू होता है, ये जो रेवेन्यू होता है, सेल होता है, सेल थ्रू आउट द ईयर होता है ना? हाँ सर, थ्रू आउट द ईयर होता है। अच्छा, सेल हम कई डेट पे कर सकते हैं। हो सकता है कि सेल हम करते हो जनवरी में, हो सकता है हम करते हो फरवरी में, हो सकता है हम करते हो मार्च में, हो सकता है हम करते हो दिसंबर में। सर जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर में हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि जिस कॉस्ट पे मैंने जनवरी में उसको खरीदा होगा, ठीक, और जिस वैल्यू पे मैं दिसंबर में सेल कर रहा हूं, क्या दोनों की कॉस्ट या कह सकते हो दोनों की वैल्यू सेम होगी? मतलब नहीं समझ में आया सर? ठीक है, मैंने कहा कि मैंने एक सामान 100 रुपए का खरीदा। कब? सर जनवरी में। ओके, मैंने इस सामान को 100 रुपए में खरीदा जनवरी में और मैं इसको बेच रहा हूं, और मैं इसको बेच रहा हूं 250 का, या कर सकते हैं 250 का मैं सेल कर रहा हूं उसको दिसंबर में। 100 रुपए का चीज मैं खरीद रहा हूं कब? जनवरी में, और उसको सेल कर रहा हूं दिसंबर में कितने का? 250 का। जल्दी से बताओ बच्चों मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? सर कितना आसान बात पूछ रहे हैं। 250 में से 100 माइनस कर दीजिए, 150 का आपको प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्टली हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 150 का। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब मामला फंसता है क्या? अब मामला यह फंसता है, क्या ये जो 100 रुपए की कॉस्ट की चीज हम जनवरी में दिखा रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट दिसंबर में भी 100 ही रही होगी? 100 रुपए ही रही होगी? नहीं सर, जो मैंने गुड्स खरीदा है जनवरी में, आप खुद सोचो, आप प्याज खरीदते हो जनवरी में जो प्राइस रही होगी, क्या मार्च में, अगस्त में, सितंबर में हमेशा उतनी ही रहती है? बढ़ती घटती नहीं है? सर बिल्कुल बढ़ती घटती है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती है उसकी कॉस्ट।
तो जल्दी से बताओ, क्या ये 100 रुपए की चीज आज के रेट में भी 100 ही की रही होगी? नहीं सर, यहां पे हो सकता है कि वो 100 की भी हो सकती है, या हो सकता है कि वो 150 की हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो 200 की हो गई हो। आ रही है कि बात समझ में? यानी कि अगर हम 250 में से 100 को माइनस करते हैं तो 150 मेरा दिखता है प्रॉफिट। ये 150 रुपए में मुझे क्या दिखेगा? प्रॉफिट। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर करूं और अगर कॉस्ट की हो गई प्राइस 150, तो इसका मतलब कि मुझे प्रॉफिट होगा कितने का? सर मुझे प्रॉफिट होगा, अगर 150 हो गया तो मुझे प्रॉफिट होगा 250 की सेल माइनस 150, यानी कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट होगा 100 का। यहां 150 की प्रॉफिट दिख रही है, लेकिन कितनी होगी? 100 रुपए की प्रॉफिट। सर यहां पे मुझे 150 की जगह 200 रुपए हो गए। अगर 200 रुपए हो गए, इसका मतलब कि अब मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा? 50 का। जल्दी से बताओ, जो 150 की प्रॉफिट मुझे दिख रही थी, क्या वो सही प्रॉफिट थी? हिस्टोरिकल बेसिस पे तो वो जो प्रॉफिट दिख रहा है 150 का, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि नेट प्रॉफिट हमको कितने का हुआ? 150 का। 250 की चीज मैंने 100 की बेची। बट चूंकि इन्फ्लेशन होने की वजह से जो कॉस्ट है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है कि वो कॉस्ट उसकी हो जाए 100 की जगह 150, तो 100 का प्रॉफिट होगा, और 250 की जगह 200, सॉरी 100 की जगह 200 हो गई, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 50 का होगा। इट मींस कि सेल में जो कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट जो हो वो हिस्टोरिकल बेसिस पे कुछ और फिगर दिखा रहा हो, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास फिगर कुछ और हो। अभी तो मैंने सिर्फ एक चीज आपसे डिस्कस की है, सिर्फ एक चीज आपसे डिस्कस की है कि इतनी प्रॉब्लम हो सकती है सेल अगर हम करते हैं किसी और डेट पे, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी कॉस्ट जो होगी वो हमको हिस्टोरिकल पे कुछ और दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम डेज को इन्फ्लेशन को कंसीडर करें तो इसकी कॉस्ट कुछ और बैठेगी। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी कुछ और हो सकता है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इट मींस कि मुझे इन्फ्लेशन का अगर हम इफेक्ट लेंगे तो मेरे प्रॉफिट पे असर पड़ सकता है, एक चीज। दूसरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है अलग अलग डेट पे हो, तो अगर अलग अलग डेट पे होंगी इसका मतलब कि मुझे इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरा जो खर्चा 100 रुपए का दिख रहा हो, मेरा जो खर्चा कितने का दिख रहा हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100 रुपए का, माइट बी द चांसेस कि आज में उस खर्चे की इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। यानी कि जो मैंने जनवरी में या फरवरी में जो भी खर्चा किया होगा कॉस्ट, उसके वजह से हो सकता है कि उसके आज की डेट में कुछ और वैल्यू हो, क्योंकि अलग अलग डेट में हमने किया, कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में। तो भाई हमको तो हिस्टोरिकल बेसिस पे कितना दिख रहा है? 100, लेकिन जब मैं उसको कन्वर्जन कर रहा हूं इन्फ्लेशन के, वो कितना हो जा रही है? 150। ठीक, उसके वजह से भी मेरा प्रॉफिट क्या हो सकता है? अफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि मैं दिखा रहा हूं 100, लेकिन एक्चुअल में होना कितना चाहिए था? 150। यानी कि जो प्रॉफिट मुझे आज के रेट पे दिख रही है उसमें भी कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो होता है, इनकम स्टेटमेंट जो हमको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखता है, वो ट्रू और फेयर व्यू दे ये जरूरी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का भी असर पड़ता है, उस पे भी हमारा महंगाई का असर पड़ सकता है। इट मींस कि हम हिस्टोरिकल बेसिस पे जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो अगर हम इन्फ्लेशनरी को भी कंसीडर करें, इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करें, तो उस प्रॉफिट में परिवर्तन आएगा, और उसी के बारे में हमको समझना है। चलिए
अभी हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे सेगमेंट आने पे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंस शीट पे, सिर्फ अभी हमारा मेन कंसेप्ट है कि कंसेप्ट को आपको समझना कि क्या होता है। दूसरा है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हमारा क्या आता है बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है इक्विटी। इक्विटी शेयर्स हम लोग लिए होंगे, हो सकता है आज चल रहा है तुम्हारा 2021, हो सकता है कि मैंने इक्विटी शेयर लिया हो 2016 में इशू किया, हो सकता है 2013 में इशू किया है, हो सकता है कि हमने इसको इशू किया है 2020 में। अलग अलग डेट पे हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में दिक्कत क्या है कि जो इक्विटी शेयर दिखता है वो हमारा दिखता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, अभी हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। मार्केट वैल्यू पे हम इक्विटी शेयर्स को शो नहीं करते हैं कि करंट में क्या वैल्यू चल रही है, हम इसको किस पे दिखाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो जो इक्विटी शेयर हमको दिख रहा है क्या आज के डेट में भी उसकी वही वैल्यू होगी? कैपिटल इंप्लॉयड जो हम लोग निकालते हैं क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर मैं इक्विटी शेयर्स को या शेयरहोल्डर्स फंड को किस पे दिखाता हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हो सकता है कि मेरा इक्विटी शेयर दिख रहा हो 1 लाख का जब मैंने इशू किया था, लेकिन क्या उसकी आज की डेट में, आगे अगर मान लेते हैं 2019 में इशू किया था, तो क्या आज की डेट में भी उसकी इतनी ही होगी कॉस्ट? ऑब्वियस सी बात है, ये जो बुक वैल्यू हमको दिख रहा है वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक। यानी कि इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है इसकी वैल्यू 1.5 लाख हो या कुछ भी हो सकता है। मेन हमारा कंसर्न है क्या कि इस चेंज के वजह से हो सकता है कि मेरे बैलेंस शीट पे क्या पड़े, असर पड़े, ठीक। और बैलेंस शीट हमारा क्या सिखा सकता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे। सिमिलरली विथ नॉन करेंट लायबिलिटी डिबेंचर के साथ भी हो सकता है, और सेम विथ क्रेडिटर्स। हम थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहते हैं क्रेडिटर्स पे, क्योंकि इस पे हमको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, एंड सेम विथ दीज, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो लैंड होता है, लैंड को हम किस पे शो करते हैं सर? लैंड को तो हम लोग शो करते हैं एक्विजिशन कॉस्ट पे, जब हमने उसको एक्वायर किया होगा। अब सोचो जो जमीन मैंने 10,000 या 10 लाख की आज से 3-4 साल पहले खरीदी है, क्या आज के डेट पे भी उस पे 10 ही लाख पे शो हो रहा होगा? सर हिस्टोरिकल बेसिस पे तो 10 लाख पे ही शो होगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है कि उसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। आज के डेट में हो सकता है कि वो बिल्डिंग कितने की होगी, 15 लाख की। यानी मुझे दिखाना चाहिए था 15 लाख पे, बट चूंकि हमको ने पढ़ा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जब हम लोगों ने पढ़ा था कह सकते हो कि जब हम लोगों ने पढ़ा है कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस, जब हम लोग क्लास कर रहे थे, तो उसमें एक हमारा कंसेप्ट था, प्रिंसिपल था कॉस्ट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट प्रिंसिपल में साफ साफ कहा गया है कि हम लैंड, प्लान, बिल्डिंग, मशीन या असेट्स को किस पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल बेसिस पे। और क्यों दिखाते हैं? क्योंकि दे आर नॉट मीन्ड फॉर सेल, वो सेल करने के लिए नहीं लेते हैं, दे आर नॉट मीन्ड फॉर रियलाइजिंग। उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ना कि हम उसको सेल के लिए रखते हैं। तो इसीलिए हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, ना कि उसके करंट वैल्यू पे। बट जल्दी से बताओ, अगर मैं इसको 10 लाख पे दिखाता हूं तो क्या मेरे बैलेंस शीट जो दिखेगी वो ट्रू वैल्यू दिखाएगी? सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 15 लाख की है। सेम विथ बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिख रही होगी, और उस पर जो डेप्रिसिएशन भी लगा रहे होंगे वो भी हिस्टोरिकल बेसिस पे। लेकिन आज के डेट में जो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो कुछ और होगी, ठीक। यानी कि मैं जब बिल्डिंग या किसी भी एसेट को दिखाता हूं तो मैं उसको दिखाता हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लेकिन हमें दिखाना किस पे चाहिए, रिप्लेसमेंट वैल्यू पे। किस पे दिखाना चाहिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, या कह सकते हो आज के डेट में जो उसकी वैल्यू है। कुछ कहानी समझ में आ रहा है? हां सर, कुछ कुछ कहानी हमें समझ में आ रही है। मतलब कि हम जितनी भी चीजें इसमें लेते हैं वो सारे के सारे हमारे किस पे दिखती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखती है। मूविंग अहेड, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हम करते हैं फीफो पे, लीफो पे, कई सारे मेथड होते हैं। तो फीफो और लीफो के थ्रू जो भी हमको चीजें दिखती हैं वो हमको किस पे दिखती हैं,
हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखेंगी, बट एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है इनकी भी प्राइसेस क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक, एंड देन वी हैव डेटर्स एंड कैश, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम सिर्फ कंसेप्ट के बारे में समझना चाह रहे हैं। कंसेप्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट हमारा यही है कि जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है, जो हमारे पास बैलेंस शीट होती है, वो हमारा हिस्टोरिकल बेसिस की वजह से हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाती है, बिकॉज दे डोंट कंसीडर द इन्फ्लेशन, दे डोंट कंसीडर प्राइस जनरल प्राइस लेवल चेंजेस वाइल अकाउंटिंग, क्योंकि हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये फिगर जो है वो भी मिसलीडिंग हो सकता है और ये फिगर ये भी मिसलीडिंग हो सकता है। सर तो एक बात बताइए, चाहे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएं चाहे हम आज के वैल्यू पे दिखाएं, उससे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अब तक करते हुए आए हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे, उससे भी हमारा कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और अब हम थोड़ा इन चीजों को समझना चाहते हैं। अब हम चीजों को किस बेसिस पे समझेंगे? अब हम चीजों को समझेंगे किस बेसिस पे? मेन हमारा उद्देश्य होगा चीजों को समझने का फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे। ठीक, फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे का मतलब सर, मैंने बोला मान लो सपोज तुम्हारे पास प्रॉफिट है, मान लेते हैं तुम्हारे पास प्रॉफिट है 1 लाख का, जो तुम्हारे बुक में दिख रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉफिट कितनी हो, 1.5 लाख की हो। ठीक, तो यहां पे हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, अंडर वैल्यूएशन के तरफ पे शो कर रहे हैं, यानी कि मेरा प्रॉफिट है कम लेकिन हम उसको दिखा क्या रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक, सॉरी, ज्यादा प्रॉफिट हम क्या दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, यानी कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अच्छा इससे सब दिक्कत क्या है, देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी मस्त क्या आती है, सर अगर हम प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं और हमारी एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा है तो इससे प्रॉफिट कहते हो, अच्छी बात है। इससे आपका क्रिएट होता है सीक्रेट प्रॉफिट। क्या क्रिएट होता है, सीक्रेट प्रॉफिट। ठीक, यानी कि ये प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो, और जब आप कम प्रॉफिट दिखाते हो तो आप तो टैक्स कम पे कर रहे हो, तो ये भी एक तरह से क्या है, गड़बड़ चीज है, क्योंकि आपको भले टैक्स का बर्डन कम पड़ रहा है। ठीक, बट यू आर क्रिएटिंग अ सीक्रेट प्रॉफिट। लेकिन अब ये भी केस आ सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या दिखे, है 60,000 का लेकिन कितना दिखे, 1 लाख का। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक डेप्रिसिएशन नाम की चीज होती है। ठीक, अगर हम किसी चीज को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, यानी कि कम कॉस्ट पे दिखाएंगे, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन है वो भी क्या होगा, कम कीमत पे दिखेगा। अगर मैं किसी एसेट को अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, कम का कॉस्ट पे दिखाएंगे, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। जब डेप्रिसिएशन हमारे पास कम होगा, इसका ये मतलब है कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी क्या दिखा रहे हैं, कम। और जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कम दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या दिखेगा, बढ़ के दिखेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो हम लोग को चीजें बहुत इजी से क्लियर हो जाएंगी, बट अभी हम थोड़ा आपको कंसेप्चुअली समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास असेट जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और अगर असेट की वैल्यू हम क्या दिखाते हैं, कम दिखाते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा वो भी क्या होगा सर, वो भी कम होगा। अगर वो भी कम होगा यानी कि हम प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन कम माइनस कर रहे हैं। करना ज्यादा था लेकिन कम रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन कम माइनस करेंगे तो जो मेरा प्रॉफिट है वो इन्फ्लेट होकर के दिखने लगेगा, यानी कि है नहीं उतना प्रॉफिट लेकिन इन्फ्लेट होकर के उतना प्रॉफिट दिखने लगेगा। सर इससे क्या दिक्कत है अगर हम ज्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे तो? अब ज्यादा प्रॉफिट दिखाने से दिक्कत यह है कि ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, इसका मतलब कि जो हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं वो भी क्या डिमांड करेंगे, ज्यादा डिविडेंड डिमांड करेंगे।
यानी कि मुझे उनको डिविडेंड देना होगा कितने पे, 1 लाख के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल मेरे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 60,000। यानी कि मुझे डिविडेंड देना चाहिए था इसके हिसाब से, मान लेते अगर 10% भी देता तो कितना देना था, 6,000, लेकिन मैं कितना दे रहा हूं, 10,000। और ये दोहरा असर होगा क्योंकि 60,000 की प्रॉफिट पे ही हमें कितना देना होगा, 10,000 का डिविडेंड। यानी कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूं, डिविडेंड बियर कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाई अगर प्रॉफिट रहा तो हाई प्रॉफिट पे टैक्स भी क्या देना होगा, ज्यादा देना होगा, क्योंकि 30% 40% जो लगेगा वो 30% इस पे लगना चाहिए था, लेकिन किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो कई सारे चीजें आएंगी और एक एग्जांपल मैं लूंगा जिससे कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किस किस चीज का, अगर हमारे पास प्रॉफिट अगर हम ज्यादा दिखाते हैं तो उससे हमको डिविडेंड ज्यादा देना होगा, और दूसरा हमको क्या है, जो हमारा टैक्स का रेट है वो भी क्या होगा, ज्यादा देना होगा। ठीक, तो आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक अगर हम एग्जांपल उठाएंगे और हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो लेट मी समराइज एवरीथिंग, फिर हम एक एग्जांपल उठाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे असेट्स होते हैं, जितनी भी इनकम स्टेटमेंट होती है, जितनी बैलेंस शीट होती है, वो हमारी किस पे दिखती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट से जो भी हमारा इनकम निकल के आता है, इट डजंट मीन कि वो हमको ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही। ठीक, ये भी हो सकता है कि उसका जो इफेक्ट हो वो क्या हो, मिसलीडिंग हो। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितने भी हमारे पास शेयरहोल्डर्स फंड दिख रहे हैं या लायबिलिटीज दिख रही है या जितने भी एसेट दिख रहे हैं, तो जो बैलेंस शीट का टोटल हो वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ये जरूरी नहीं है। देयर माइट बी द चांसेस कि ये मुझे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होकर के दिखे। ठीक, और वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि हम इन चीजों को किस पे दिखा रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, जिसके वजह से देयर माइट बी द चांसेस कि जो हमारे पास टोटल हो क्या हो, मिसलीडिंग हो। ठीक, और इसीलिए मुझे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम इसलिए बनाते हैं ताकि मुझे क्लियर हो सके कि मेरा रियल प्रॉफिट कितना है, या मुझे ये क्लियर पता चले कि मेरा रियल पोजीशन क्या है बिजनेस में। ठीक, सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे और हमारी बेसिक चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।